अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी वो पूछ लेता है। ठीक है ना, तो व्हाई वी नीड मियोसिस, हमें मियोसिस की क्यों ज़रूरत पेश आई। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ वेरिएशन थी ना पहले, अब तो सोर्स ऑफ वेरिएशन किसको कहा जाता है, मियोसिस को। मियोसिस से वेरिएशन आती है, लेकिन इसको डिस्कवर करने से पहले जो सोर्स ऑफ वेरिएशन थी वो किस तरह आती थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना डीएनए के कॉपिंग मैकेनिज्म में, कोई बेस चेंज हो गई है, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गई है, ठीक है, तो उसमें जब प्रॉब्लम आती थी ना तभी वेरिएशन होती थी। वेन एवर एनी प्रॉब्लम टेक प्लेस इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म देन वेरिएशन अकर, तो वहाँ पे वेरिएशन हो आती थी। ठीक है ना, तो लेकिन ये तो बहुत स्लो वेरिएशन आती थी, क्योंकि अब पता नहीं कब कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलत लगेगी, कब उसके अंदर जो है वो डीएनए की कॉपी के दौरान कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लगेगी, तो कब कोई वेरिएशन आएगी। ठीक है, तो जो ये वेरिएशन इस प्रॉब्लम की वजह से होती है ना, ये बहुत स्लो होती है, इट इज़ वेरी स्लो वेरिएशन। ठीक है, तो हमें तो कोई फास्ट वेरिएशन चाहिए। हम ये नहीं है ना कि पूरी जनरेशन में ही नहीं डीएनए के अंदर, डीएनए की कॉपी के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो पूरी जनरेशन ही एक जैसी होगी। ठीक है, किसी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से पूरी जनरेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फास्ट वेरिएशन, वी नीड ए फास्ट वेरिएशन। ठीक है ना, वैसे भी जो ह्यूमंस हैं इनको हर काम फास्ट ही चाहिए होता है, दैट्स वाई वी नीड ए फास्ट वेरिएशन। क्लियर, हमें तो एक फास्ट वेरिएशन चाहिए। तो जो नेचर जो होता है ना, उसने क्या किया, उसने दो सेल्स बनाए और कहा कि इन दोनों को ज्वाइन करके एक सिंगल सेल बना दो। तो ये हमारे पास दो सेल थे, देखो इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं, इस सेल के अंदर भी 20 क्रोमोसोम है, दोनों मिले 40 क्रोमोसोम हो गया एक सेल के अंदर। अब दोनों ये 40 वाले मिले तो 80 क्रोमोसोम वाले हो गए। ये काम तो नहीं ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम के नंबर तो जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। इट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि क्रोमोसोम के नंबर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। तो इन प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें चाहिए, वी नीड ए सल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए। तो सल्यूशन उसने क्या दिया, मियोसिस। नेचर गिव ए सॉल्यूशन एज मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस क्या है, मियोसिस एक एसिड है ना जो रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम के नंबर को, ताकि जब क्रोमोसोम फ्यूज करें तो क्या हो जाए, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना हो। देखिए हमारे पास था यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है, सॉरी हमारे पास ये 1x था। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1x हमने वैसे नाम दे दिया उसको। ठीक है ना, अब ये गुजरा है ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से गुजरा है तो ये डबल हो गया, क्रोमोसोम के नंबर 2x आ गया। अब इसने गुजरना है मियोसिस से, तो मियोसिस 1 से जब गुजरेगा तो 1x डॉट 1x, अगर ये दोनों सेल मिल गए ना, हमने ये प्रीवियस वाला ये सिंगल सेल वाला लेना है, तो ये दोनों मिलने के बाद ये फिर डबल ही होंगे, फिर दोबारा ये गुजरेंगे किससे, मियोसिस 2 से। तो क्या हो जाएगा 0.5x 0.5x, ये सेल 0.5x और ये सेल 0.5x। ठीक है, तो जब ये 0.55 वाला मिलेगा ना सेल, तो 1x वाला फिर ऑटोमेटिकली, जिस तरह के अभी ये दोनों एक जैसे हैं, ये 0.5 वाला और ये 0.5 वाला, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो 1x वाला सेल होगा जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सेल के होंगे। ठीक है ना, लगी समझ। तो मियोसिस का मतलब, इसका मतलब क्या है कि मियोसिस में सेल डिवाइड करता है 2 टाइम्स, एक दफ़ा मियोसिस 1 के अंदर और एक दफ़ा मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, तो लेकिन न्यूक्लियाई भी डिवाइड करेगी 2 दफ़ा। ठीक है ना, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एक दफ़ा ही होती है एस फेज के अंदर, बता दें ना, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए जो है वो, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना,
ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है ना। तो रेप्लिकेट करेगा एक दफ़ा एस फेज के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा ना वो क्या होगा, वो 2 टाइम डिवाइड करेगा, ठीक है ना। 2 टाइम डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं ये हैप्लॉयड के अंदर फिर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे डिप्लॉयड सेल जिनके अंदर मियोसिस होती है उनको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, मियोसाइट्स, ठीक है। इन सेल्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। तो अब हम मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की डिटेल देखेंगे यहाँ पे। मियोसिस 1, फिर देखते हैं मियोसिस 2 को। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो इसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 होता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली प्रोफेज 1 है, तो हम प्रोफेज 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रोफेज 1, क्लियर। तो प्रोफेज 1 के अंदर ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसकी नेक्स्ट कुछ फेजेस हैं। तो सबसे पहले है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, फिर आती है डिप्लोटीन, फिर एट द एंड क्या है, डायकाइनेसिस, ठीक है। ये इसकी फेजेस हैं प्रोफेज 1 की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसको इसी तरह ही LZPD2 इससे आपने याद रखना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो मेरी बात याद रखनी है आपने, इसको ना लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन ही लिखनी है। ये नहीं कर देना कि लेप्टोटीन के बाद आपने डिप्लोटीन लिख दी, लेप्टोटीन के बाद आपने डायकाइनेसिस लिख दी, ठीक है, या फिर पैकीटीन के बाद जाइगोटीन लिख दी। LZPD2, ठीक है ना। तो ZIP D2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपने याद रखना है, जिप से याद कर लो, ठीक है। लेप्टोटीन तो फर्स्ट ही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो लेप्टोटीन की जो लोकेशन है वो कौन सी है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो प्रोफेज 1 है ना, उसकी सारी फेजेस न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, क्योंकि प्रोफेज 1 के एंड पे न्यूक्लियस ब्रेक करता है, ठीक है ना। इसी वजह से प्रोफेज 1 की सारी फेजेस न्यूक्लियस में होंगी, एक्सेप्ट क्या होगा कि एंड पे आके न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो लेप्टोटीन फेज में होता क्या है, इसके अंदर डीएनए की कॉम्पैक्शन होती है, डीएनए कॉम्पैक्शन टेक प्लेस इन लेप्टोटीन, ठीक है। तो अच्छा, तो क्या होता है कि ये इस तरह एक डीएनए है, सॉरी ये सेल है, सेल के अंदर भी हम ड्रा करते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये पोर्स हैं इसके, क्लियर। इसके अंदर जो है वो ये आ गया हमारे पास क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या करता है, लेप्टोटीन में ये कॉम्पैक्ट होना शुरू कर देता है, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन शो कर देता है लेप्टोटीन के अंदर। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक बुकेट, एक इस तरह की बुके की तरह की ना एक ना कन्फिगरेशन शो करना शुरू कर देते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है, ठीक है। लेप्टोटीन के बाद कौन सी फेज है हमारे पास, जाइगोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन से बाद हमारे पास है जाइगोटीन, क्लियर। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं इन जाइगोटीन। ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, क्लियर। पोर्स वगैरह खुद बना लेना, ठीक है ना।
मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ न्यूक्लियर पोर्स। तो अब क्या होता है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं जाइगोटीन में। क्रोमोसोम स्टार्टेड टू विजिबल इन जाइगोटीन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी इन जाइगोटीन, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड, ठीक है। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इनको जो होमोलोगस जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ये साइनेप्सिस जो होता है ना, ये किस तरह एक दूसरे के साथ बाइंड होता है थ्रू एक कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्लियर। तो उसके बाद क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं। फिर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये दूसरी, क्लियर। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। कि अगर इसके यहाँ पे कोई लोकस है ए, तो इसके यहाँ पे भी लोकस होगा ए, इसके यहाँ पे लोकस है बी, इसके भी बी है, ठीक है। इसके यहाँ पे सी है तो इसके भी सी है, इसके यहाँ पे डी है तो इसके भी डी है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इसके वाई है तो इसके भी वाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्मॉल वाई है तो इसके भी स्मॉल वाई है, ठीक है। कि यहाँ पे आई कंट्रोल करने वाली अगर पड़ा है हमारे पास जीन, तो यहाँ पे आई कंट्रोल करने वाली अलील पड़ी होगी, ठीक है। तो ठीक है ना, इस तरह इसको हमने देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेयरिंग इनकी स्टार्टिंग होती है, मतलब कि दोनों पेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं इन जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन फेज के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे के करीब आते हैं एक प्रोटीन की हेल्प से। इस तरह दरमियान में एक प्रोटीन आती है जिसका नाम हम देते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मैं बताने लगी हूँ कि जाइगोटीन और पैकिटीन जो होती है ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप को हम शो हो जाती है, ठीक है ना। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में शो हो जाती है, लेकिन जो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना, ये ओनली विजिबल होता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जस्ट विजिबल होता है। तो इस पेयरिंग का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ पेयरिंग, तो ये पेयरिंग का रिजल्ट है ना, इससे क्या बनता है, बाइवेलेंट एंड टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। तो बाइवेलेंट क्या है, दो क्रोमोसोम्स, टेट्राड का मतलब क्या है, चार क्रोमाटिड्स, ठीक है। तो इससे बाइवेलेंट क्या फिर टेट्राड बन जाता है इस पेयरिंग से। नेक्स्ट हम बात करती है जिप था ना, एल जिप। तो लेप्टोटीन की बात होगी कि कॉम्पैक्शन होती है, ठीक है। जाइगोटीन के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं थ्रू साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पी है जिसका मतलब जिसको डिनोट करता है पैकिटीन को, ये पैकिटीन को डोनेट करता है। तो पैकिटीन के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, इसके अंदर ना क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब करीब आ गए हैं, ओब्वियसली क्रॉसिंग ओवर के लिए करीब आए थे ताकि वेरिएशन आए, तो क्रॉसिंग ओवर होगी इसमें। मैं एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो पॉइंट याद रहे कि हर फेज़ में क्या होता है। मोस्टली वो MCQs पूछ लेता है कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज़ में होती है म्योसिस की, तो आपने कहना है म्योसिस 1 की में प्रोफेज 1 की फेज़ है, पैकिटीन उसमें होगी ये, ठीक है ना। तो पैकिटीन के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर होती है, क्रॉसिंग ओवर। तो किस तरह होगी ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दूसरी इसकी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर था, ठीक है। इसके इस तरह ये क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक दूसरे के करीब आ गए हैं, क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, थोड़ा और करीब ले आते हैं इसको,
सॉरी यहाँ ले आती, ठीक है ना, तो बेटरली हो जाए, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर दिया है इन्होंने। क्लियर। तो अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, देखो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्या है, एक क्रोमोसोम्स की जो आर्म है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं, लेकिन ये भी इसके सिस्टर हैं एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो गई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की अंदर। और जो ये कॉन्टैक्ट का पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिकम्बिनेशन नड्यूल। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन नड्यूल, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट के पॉइंट को कहते हैं। क्लियर। तो ये इसका मेन जो पर्पस होता है ना रिकम्बिनेशन नड्यूल का, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका मेन पर्पस है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन नड्यूल किसी और चीज़ को नहीं इसने कह दिया, कोई नूडल्स नहीं यहाँ पे आ गए खाने वाले, जस्ट वो कॉन्टैक्ट हुआ है, पॉइंट एक दूसरे के साथ मिले हैं, उसको उसने नाम दे दिया है रिकम्बिनेशन नड्यूल का। इसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज रिकम्बिनेशन, ठीक है, रिकम्बिनेशन इसका पर्पस है। और यहाँ पे जो इंजाइम यूज होता है ना रिकम्बिनेशन के लिए, उसको नाम देते हैं रिकम्बिनेज, ठीक है। यहाँ पे इंजाइम जो यूज हो रहा है वो है रिकम्बिनेज, ठीक है। तो टेट्रड जो बनती है वो किस स्टेज में बनती है, टेट्रड बनती है जाइगोटीन स्टेज में। टेट्रड क्लियरली विजिबल कब है, टेट्रड जाइगोटीन में बनी थी, ठीक है ना। 4 क्रोमाटिड्स को नाम दे दिया था उन्होंने टेट्रड्स का, ठीक है। लेकिन जो टेट्रड है, क्रोमाटिड है क्या, ये एक क्रोमाटिड है, ये 2, 3 और 4, ठीक है, चारों क्रोमाटिड्स को नाम दे दिया गया था टेट्रड का। और टेट्रड बनी कब थी, बनी थी ये जाइगोटीन में ही, सेकंड फेज में, जब एक दूसरे के करीब आए थे हमारे पास क्रोमोसोम्स थ्रू साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन विजिबल कब हुई, इन पैकिटीन, पैकिटीन के अंदर ये विजिबल हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे फेजेस बढ़ती रहती हैं आगे कॉम्पैक्शन बढ़ती रहती है, ठीक है ना। लेकिन एट द एंड टीलो फेज में आके कॉम्पैक्शन कहती है और नहीं मैंने बढ़ना, अब मैंने बस बैक की तरफ जाना है, ठीक है, और वो बड़ी होना शुरू हो जाती है और फिर दोबारा ढीली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, पैकिटीन की बात की, इसके अंदर रिकम्बिनेशन नड्यूल बन गया, रिकम्बिनेशन के लिए बनाई गई। नेक्स्ट हमारे पास है 4 फेज, वो कौन सी है, पैकिटीन के बाद D2 में था डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। यही हम लिख लेते हैं डिप्लोटीन को भी, डी है हमारे पास डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन हमारे पास है कि इसके अंदर क्या होता है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे था, सॉरी मैंने नहीं ड्रा किया, अब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म होना शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना, ऊपर से सारा ख़त्म हो गया ना, यहाँ तक आ गया है। क्लियर। तो ये क्या होता है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ना एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर तो बन ही गया था इनके दरमियान में ना, तो लेकिन थोड़ा मज़ीद क्रॉस, ये इसको हम बढ़ा देते हैं क्रॉस को यहीं पे, ये थोड़ा मैं ज़्यादा ही नीचे आ गई, आपको नज़र नहीं आना स्पेस की वजह से, ठीक है। क्लियर। ठीक है, ये क्रॉस थोड़ा मजीद बढ़ गया, जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर हैं, ठीक है। क्रोमाटिड्स जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट में थी और यहाँ पे थोड़ा सा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बच गया है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट में है। इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्याज़माटा, क्याज़माटा, क्याज़मेटा कह देते हैं इसको, ठीक है। तो क्याज़मेटा किसके अंदर बनी, डिप्लोटीन के अंदर बनी। पैकिटीन के अंदर क्या बना, रिकम्बिनेशन नड्यूल। जाइगोटीन के अंदर क्या था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ गए थे। लेप्टोटीन के अंदर क्या था, कॉम्पैक्शन हुई थी। तो क्याज़मेटा फॉर्मेशन हमारे पास हुई है डिप्लोटीन के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, मैमल्स के अंदर ना डिप्लोटीन स्टेज बहुत लॉन्ग होती है,
ठीक है, ये काफ़ी सालों तक चलती रहती है। जिस तरह के अगर हम एक गर्ल की बात करें, एक ह्यूमन गर्ल की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि डिप्लोटीन जब बर्थ से पहले ही लड़कियों के अंदर डिप्लोटीन फेज जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन और मियोसिस भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज जो होती है फिर स्टॉप हो जाती है। और जब तक जो है वो जो पबर्टी तक ना पहुंच जाए, बच्ची 13 से 14 साल की एज तक ना पहुंच जाए, तो डिप्लोटीन स्टेज उसके अंदर जो होती है वो साइलेंट ही रहती है, और ये दोबारा एक्टिव होती है 13 से 14 ईयर्स गर्ल्स के अंदर। ठीक है, इससे पहले भी हो सकती है कुछ गर्ल्स में जिनके हार्मोन्स थोड़े तेज़ हैं, तो 13 से 14 ईयर गर्ल्स के अंदर क्या होती है, जब उनको पबर्टी हिट करती है तो उनके अंदर डिप्लोटीन स्टेज फिर नेक्स्ट कंटिन्यू होती है, और फिर डायकाइनेसिस है, फिर मेटाफेज 1, टीलो एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इस तरह फिर मियोसिस 2, ये कंटिन्यू करके तो फिर नेक्स्ट जो है वो गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लोटीन के बाद डायकाइनेसिस। क्लियर, डायकाइनेसिस को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे क्याजमेटा भी है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये जो डॉट है ना ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। अब क्याजमेटा इसके बाद क्याजमेटा वाली फेज हुई थी डिप्लोटीन में, और डायकाइनेसिस में अब इस तरह होगी क्रोमोसोम्स। थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में होंगे नीचे से, ठीक है ना, दूर दूर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनलाइजेशन होती है। क्याजमेटा एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है डायकाइनेसिस में। क्याजमेटा मूव टू एंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होना शुरू हो गई है, टर्मिनेशन होना शुरू हो गई है। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनलाइजेशन होना शुरू हो गई है। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, सेंट्रोमियर जो होते हैं ये फिर क्या करते हैं, सेंट्रोमियर ऑपोजिट पोल्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरफ, ठीक है, और ये इधर से इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर आना शुरू हो गए हैं इस फेज में। फिर स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, न्यूक्लियोलस की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये गोल्जी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं कि हिंड्रेंस करते हैं। फिर जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर आगे अटैच होना ना यहाँ पे उसकी मूवमेंट में, दैट्स वाई इनको भी फिर क्या कर दिया जाता है, इनको डिसअपेयर कर दिया जाता है। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करूँगी, ठीक है ना, आपकी ईजीनेस के लिए। तो लेप्टोटीन, इसको याद किस तरह रखना है, इन फेजिस को, प्रोफेजिस को L-ZIP-D2। ठीक है, तो L से लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होना, बस कॉम्पैक्शन होनी है, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाना है क्रोमोसोम्स ने। ठीक है, फिर जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होना है, उसमें जस्ट जो है वो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से एक दूसरे के आमने सामने टिके रहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एंड पे थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, और फिर क्या होगा कि एक दूसरे के जो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाएगी पैकेटीन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि डिप्लोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होके अब जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दोनों क्रोमोसोम बनाएंगी होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको हम क्याजमेटा कहते हैं। ठीक है, ये 13 से 14 ईयर गर्ल्स के अंदर क्याजमेटा देखने को, क्याजमेटा से नेक्स्ट स्टेज चलती है, अदरवाइज ये क्याजमेटा तक, मतलब कि डिप्लोटीन तक साइलेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत लॉन्ग फेज होती है डिप्लोटीन। अगर आपसे ये पूछा जाएंगे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है मियोसिस की, तो आपने डिप्लोटीन ही कहना है। ठीक है, अगर वो डिप्लोटीन ऑप्शन में नहीं देता है तो प्रोफेज 1 है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्या है, इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा डायकाइनेसिस के। तो अब डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होके थोड़ा सा एक दूसरे के एंड पे अटक जाएंगे। ठीक है, क्याजमेटा की एंडिंग पॉइंट होनी शुरू हो जाएगी, इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स हैं, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, और क्रोमोसोम जो होती है इसकी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटाफेज 1 की। मियोसिस 1 का जो है वो सेकंड पे हम बात करते हैं मेटाफेज 1 की।
ठीक है। प्रोफेज़ 1 को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज़ 1 की, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये एक सेल है, क्लियर। इसमें यहाँ पे थे वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्लियर, यहाँ पे, ठीक है। ये कब थे, थोड़ा सा जो हमारे पास डाइकाइनेसिस में बच गया था ना, नीचे एक टर्मिनलाइजेशन हुई थी कियास्मेटा की, वही हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जुड़े हुए हैं एंड से, ठीक है। ये भी थोड़े से एंड से जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा मेटाफेज़ 1 के अंदर, यहाँ पे हमारे पास होंगे ये एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स है हमारे पास, जहाँ से हमें स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे आगे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ, जहाँ पे सेंट्रोमियर है ना, यहाँ पे आगे ये अटैच हो जाएंगे। सेंट्रोमियर की लोकेशन में काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके इनकी अटैचमेंट होनी है, क्लियर। यहाँ पे आके अटैचमेंट हुई है किसकी, ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, क्लियर। और ये क्या है, हमारे सेंट्रियोल्स, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो है वो उसके साइड पे जो फाइबर्स हैं इनको हम नाम क्या किसका देते हैं, एस्टर का, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल के यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके अटैच होना है जो हमारे पास सेंट्रोमियर पे है, ठीक है। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होती है ये अलाइन होती है इक्वेटर में। अच्छा, मियोसिस 1 में हमारे पास बाइवेलेंट क्रोमोसोम होती है, मियोसिस 2 में जस्ट सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो 2 क्रोमोसोम्स जो होंगी हमारे पास ये अलाइन होती हैं मियोसिस इक्वेटर के ऊपर, मतलब कि डबल मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है ना। डबल मेटाफेजिक प्लेट हम कह सकते हैं इसमें बनती है, क्योंकि हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन होते हैं। इस बात को समझें कि जब हमारे पास माइटोसिस थी ना, उसमें जस्ट एक क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन था। अब 2 क्रोमोसोम, वो भी जो एंड से ज्वाइन है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ पे आके अलाइन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इनके साथ अटैच हो गया है, ठीक है। तो एक पेयर जो होगा ना स्पिंडल फाइबर का, वो एक पेयर जो होगा क्रोमोसोम का, ठीक है ना, वो 2 स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये देखें, ये दोनों जो है वो पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है ना। एक पेयर है, तो एक पेयर के साथ 1 पेयर के साथ क्या 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे फिर मेटाफेजिक प्लेट एक बन जाती है। अब क्या होता है, अब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो एस्टर है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे अपनी तरफ इनको खींच रहा है क्रोमोसोम को इस तरह, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के साथ से सेपरेट होना शुरू हो रहेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो रहेंगे, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। जो सेपरेशन करवाती है ना क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो स्पिंडल फाइबर जो था ये फोर्स लगाएगा, ठीक है, यहाँ दरमियान में, और यहाँ से सेपरेशन होगी। इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन। इसको हम सेग्रीगेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस सेपरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज दी सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या है, इनको फोर्स अप्लाई करने को डिस्जंक्शन, और ये सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट हो चुके हैं, क्लियर। तो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो रहेंगे होमोलोगस पेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स के, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनाफेज 1, ठीक है। तो एनाफेज 1 के अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी शुरू होती है। ऑब्वियसली वो एक दूसरे को जो था वो यहाँ पे फोर्स लग रही है, स्पिंडल फाइबर लगा रहे हैं, तो फोर्स इसीलिए लगा रहे हैं ना कि सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ से होनी शुरू होगी सेपरेशन, ये यहाँ पे आ गया। इसका एक थोड़ा सा पार्ट ये वाली क्रोमोसोम है इसके अंदर होगा, इसका इसके अंदर होगा। जिस तरह के भी मैं यहाँ पे इस आर्म को ग्रीन से कर देती हूँ मार्क, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इस तरह किया, इसको ग्रीन से कर देती हूँ मार्क, ठीक है ना। तो जब ये सेपरेट होंगे ना, तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना,
इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन वाला होगा और इसके अंदर थोड़ा सा रेड वाला आ जाएगा। क्लियर? इस तरह। क्लियर? और इधर भी यही होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा ग्रीन वाला पार्ट और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा रेड वाला पार्ट। क्लियर? तो ये इस तरह क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हुई है और वेरिएशंस आई हैं। ठीक है ना, चेंजेस आई हैं। कहाँ ये पूरा रेड था, ये पूरा जो था आम ग्रीन थी। ठीक है ना, तो इसको मैं पूरी क्रोमोसोम को ही ग्रीन कर देती हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है ना, फिर कहीं पेपर में ना बनाया ना। तो पीछे जितनी भी मैंने फिर होमोलोगस पेयर बनाए ना, एक ग्रीन कर लेना और एक रेड कर लेना। क्लियर? ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैंने इस तरह नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। तो आपने इसी तरह इसको करना है, थोड़ी सी इसका थोड़ा सा पार्ट, इसका थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आ गया और इसका थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर लगा दिया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिसजंक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अगर ये क्रॉसिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी होगी। नो डिसजंक्शन तो क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी होगी। इसकी वजह से या तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाएंगे एक सेल के अंदर और दूसरे में कम हो जाएंगे, या फिर एक में कम हो जाएंगे और दूसरे में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो एनाफेज 1 की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं टीलोफेज 1 की। ठीक है, टीलोफेज 1 की अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर जो थी ना हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम से ये लहदा हो चुके थे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू देती हूँ। जो हमारे पास प्रोफेज 1 थी ना, उसके अंदर सारे काम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ये हो गए कंप्लीट। दूसरा था फिर मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में एक इक्वेटर के ऊपर उन्होंने लाइन कर दिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि दो क्रोमोसोम साथ साथ थे और एक पॉइंट से जुड़े भी हुए थे, वो अपनी जो आर्म थी। ठीक है ना, उससे लोअर आर्म से ये जुड़े हुए थे। ठीक है ना, तो फिर इसको नाम हमने दे दिया कि यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर ये लाइन कर दी गई, इनको हमने मेटाफेजिक प्लेट का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि दोनों जो होती हैं क्रोमोसोम, उसके दरमियान में एक प्रोटीन थी जिसको हमने काइनेटोकोर प्रोटीन का नाम दिया था। इसके साथ आगे स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे, मेटाफेज में ही ये अटैच हुए थे। लेकिन जो इन्होंने फोर्स लगानी शुरू की ना, वो ज़्यादा फोर्स लगानी शुरू की ड्यूरिंग एनाफेज, और जब बहुत ज़्यादा फोर्स होगी तो ये दूसरे से लहदा हो गए और इनके जो थोड़े से जो ये आर्म का थोड़ा सेगमेंट जो था वो एक्सचेंज हो गया। इसका सेगमेंट जो था वो इधर चला गया और इसका सेगमेंट थोड़ा सा इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन आई है। ठीक है, तो एनाफेज में एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। अब तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये रीपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा जिस तरह ये क्रोमोसोम्स थी, ये दोबारा सेंट्रियोल्स दोबारा अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे ये भी और ये भी जो होती हैं ये लूजली पैक स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम्स जाना शुरू हो जाएंगे और इनके इर्द गिर्द जो थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज जो ड्यूरिंग हमारे पास जो थी ना वो डाइकाइनेसिस ये गायब हो गई थी, ये ख़त्म हो गई थी। तो ये दोबारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज दोबारा अपेयर होना शुरू हो जाएंगी और न्यूक्लियोलस भी अपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस भी फॉलो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक डायड बन जाएगा सेल का। ठीक है ना, डायड ऑफ दी सेल्स आर फॉर्म्ड हियर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। ठीक है ना, मियोसिस 2 में क्या होता है, तो कुछ केसेस में जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, उसमें जो होती है वो फॉरन साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है ना, टीलोफेज के बाद उसको हम सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, उसमें डायड बन जाएगा, इसको हम डायड कहते हैं। ठीक है, सेल का। लेकिन कुछ फेजेस के अंदर क्या होता है, डायड के बाद फिर दोबारा जो होती है यहाँ पे ये जो डायड है, ठीक है,
इन्होंने दोबारा फिर डिवाइड करना है और 4 यहाँ पे आ जाने हैं हमारे पास, और वो फिर दरम्यान से क्लीवेज हो गए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाना है जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे और यहाँ पे उन्होंने डिवाइड करके 4 सेल बना देने। और कुछ केसेस में क्या होता है कि ये यहाँ पे डिवाइड होती ही नहीं है, पहले साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं है, फिर दोबारा यहाँ पे मियोसिस 2 हो जाती है और यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस बन के और एट द एंड पे होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मियोसिस 2 की, ठीक है ना। मियोसिस 2 बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, क्योंकि मियोसिस 2 इज़ जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, कोई फ़र्क नहीं है माइटोसिस की तरह ही है, जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं मियोसिस 2 को। चलें जी, हम आ चुके हैं मियोसिस 2 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वही सेल है जो हमें मियोसिस 1 में मिला था, ठीक है ना। तो कभी ये सक्सेसिव केस में ये होगी। वहाँ पे हम प्रोफेज 2 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है कि वही बात के यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रियोल्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्लियर। ये सेंट्रियोल हैं, ये नीचे वाले सेल के मैं दरमियान में क्लीवेज बना ही देती हूँ, समझ लो कि हम सक्सेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सक्सेसिव का केस है, तो ये दोनों जो हैं वो ये वाला न्यूक्लियस के पोर्शन है और ये वाले न्यूक्लियस का पोर्शन ये वाला है, ठीक है ना। तो मैं 1 2 का इनको नाम दे देती हूँ। तो अब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं ना, वो यहाँ पे इक्वेटर पे इसको लाइन करना है हमने मेटाफेज 2 में। अभी फ़िलहाल क्रोमोसोम्स को हमने फॉर्म में लेके आना है कि जब थोड़ी बहुत विजिबल हो जाती हैं, क्योंकि प्रोफेज के अंदर होती है ना विजिबल, ठीक है ना। तो जिस तरह हमने प्रोफेज 1 में इनको विजिबल किया था, इस तरह हम प्रोफेज 2 में भी इनको इसी तरह विजिबल कर रहे हैं। क्लियर। इस तरह क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाती हैं। गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये दोबारा डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ से आके फाइबर यहाँ पे अटैच होना है ना मेटाफेज के अंदर, अगली फेज के अंदर, तो अगर गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस होंगे तो ये हिंड्रेंस करेंगे शो इनकी अटैचमेंट के अंदर। क्लियर। तो जिसकी वजह से ये सारी जो होती हैं ये रिमूव डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक है ना। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन भी एंड पे हो जाती है, मैंने तो स्टार्टिंग में ही कर दी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे इर्द गिर्द जो थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, लेकिन प्रोफेज 2 के एंड पे यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। और प्रोफेज 2 के एंड पे तो प्रोफेज 2 के बिल्कुल एंड पे ये दोनों डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेटाफेज 2 आ जाता है, ठीक है। मेटाफेज 2, अब मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं ना उनके दरमियान में सेंट्रोमियर की पोजीशन में क्या मौजूद है, काइनेटोकोर प्रोटीन। अब काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ आके स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच हो जाना है। क्लियर। तो मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि जो काइनेटोकोर प्रोटीन है यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर इस तरह अटैच कर जाएगा, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर रहा है। क्लियर। ये लो जी स्पिंडल फाइबर, तो 2 स्पिंडल फाइबर एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। जो मेटाफेज 1 था ना उसके अंदर 2 स्पिंडल फाइबर एक पेयर के साथ अटैच था, मतलब 2 क्रोमोसोम्स थी। मेटाफेज 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। और 2 ही क्या थे, स्पिंडल फाइबर, मतलब कि एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मेटाफेज 2 के अंदर 2 स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में इनकी अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर की पोजीशन पे, ठीक है। तो जब ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम की 4 आर्म्स होती हैं जो कि मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन कर दी गई हैं। तो ठीक है, अब क्या होती है, अब यहाँ पे मेटाफेज 2 भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। प्रोफेज 2 के बाद अब क्या होना है, अब नेक्स्ट एनाफेज 2 आ गया हमारे पास। एनाफेज 2 यहीं पे मैं अपने आपको समझा देना है। एनाफेज 2, ठीक है। तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर है ना, ये फोर्स लगाना शुरू हो जाता है टुवर्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स की तरफ यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब कि जहाँ जहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच ना उसके एंटी पैरेलली सेंट्रियोल की तरफ देखो, ये सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर इस तरफ को फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर इस तरफ को फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं एनाफेज को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा
ज़्यादा ही मैसी हो गया है, तो यहाँ क्लियर। तो ये था स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर है, ये भी और ये भी, ये और ये डॉट बना देती हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना इस तरह ये सेपरेट हो जाती हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो एक वी शेप्ड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया है, क्लियर। आ गया स्ट्रक्चर, मिल गया सांस, ठीक है। तो एक दूसरे से सेपरेट हो गई है ड्यूरिंग एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर जो होती है ये आ गई है हमारे पास, क्लियर। तो अब क्या होता है, अब टीलोफेज की बात करते हैं हम, टीलोफेज 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। टीलोफेज 2 को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। क्रोमोसोम्स जो थी ना अपनी इंडिविजुअलिटी दोबारा लॉस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मैं टीलोफेज इसी में बना देती हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अगर आपने ये नहीं बनाया था तो बैक करके दोबारा इसको नोट डाउन कर लें। इट्स नॉट एन ऑनलाइन लेक्चर, इट्स रिकॉर्डेड वीडियो, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो टीलोफेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। क्लियर। दोबारा जो थे वो डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। नीचे वाले क्रोमोसोम्स जो थे इधर से वो ये आ गए, ऊपर वाले जो थे लैदा हुए वो ये आ गए, डीकंडेंसेशन होनी शुरू हो गई है, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत वो बना दिया स्पेस, उसमें बनाती हूँ थोड़ा सा ना बैलेंस में, ठीक है। ये इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है इसमें। तो ये जो ऊपर अलहदा हुए थे वो यहाँ पे आ गए हैं दोबारा लूजली पैक स्ट्रक्चर के अंदर, ये यहाँ पे आ गया। क्रोमेटिन इनके गिर्द जो थी वो एक वॉल बन गई, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रिपेयर होगी। अब गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ आना शुरू हो गया है, दोबारा रिपेयर होना शुरू हो गई है सारी ये चीज़ें, ठीक है ना। रिपेयरिंग इनकी शुरू हो गई है। टीलोफेज की बात कर रही हूँ, ऊपर एनाफेज लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। उसके बाद वही बात कि यहाँ पे अगर वो जो होती है हमारे पास केस है साइटोकाइनेसिस का, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस का अगर यहाँ पे केस चल रहा है तो फिर क्या होगा। इन सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस तो पहले आपने डायड ये बनाया था, ठीक है ना, एक लाइन लगा के, ये सॉरी साइटोप्लाज्म क्लीवेज करके। अब क्या होगा, अब अगेन यहाँ से साइटोप्लाज्म क्लीव करेगा, ठीक है, इस तरह, और ये 4 हमारे पास आ जाएंगे सेल्स के अंदर, ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस दोबारा जो था वो डिवाइड करना शुरू हो गया है और हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। 4 सेल्स हमारे पास आ जाते हैं, क्लियर। तो पहले साइटोकाइनेसिस यहाँ तक होगी, ठीक है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होगी, मतलब कि 3 टाइम साइटोकाइनेसिस होगी और उससे हमें 4 सेल्स मिल जाएंगे, क्लियर। तो एक होप्स हो कि आपको मियोसिस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।